नमस्कार दोस्तों, देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं भारत में नए नए राज्यों का उदय, यानी कि भारत में नए नए राज्यों का उदय किस तरह से हो रहा है। जब भारत में फ्रांस और ब्रिटिश आपस में संघर्ष कर रहे हैं अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, तो उस समय भारत में नए नए राज्यों का उदय हो रहा है, जिसमें हम लोग पिछले क्लासेस में, इससे जो भी पीछे क्लासेस हुई है उसमें हम लोग बंगाल, मैसूर और हैदराबाद जैसे राज्य का उदय हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे मराठा का उदय, यानी कि मराठा राज्य। आज के क्लास में हम लोग मराठा राज्य के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए मराठा राज्य को हम मुख्यतः दो बेसिस पर पढ़ सकते हैं। पहला, मराठा राज्य पे जो कि पहले छत्रपति वंशावली शासन करते थे। कौन? छत्रपति वंशावली शासन करती थी। और सेकंड क्या है? पेशवा। दो तरीके से हम लोग देख सकते हैं। ये जो पेशवा है यह कोई वंशावली नहीं है, बल्कि यह एक पद है। और किसकी यह पद है? छत्रपति के अंदर, यानी कि छत्रपति के नीचे सैन्य अधिकारी का पद है। यानी कि जब छत्रपति शासक मराठा का नेतृत्व कर रहे थे, तो उस समय पेशवा नाम का एक पद था, जो कि सैनिक का एक अधिकारी था। तो यह सैन्य अधिकारी का पद है। और यही जो पेशवा है आगे चलकर मराठा का नेतृत्व करने लगता है और मराठा साम्राज्य का विस्तार करने लगता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे ये पेशवा का, क्योंकि पेशवा का जो यानी कि जब अंग्रेज मराठा में हस्तक्षेप करते हैं, मराठा के साथ संघर्ष करते हैं, तो मूल रूप से ये पेशवा ही सामने आते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, पेशवा के बारे में। ठीक है, अब देखिए मराठा का उदय से, यानी कि जो मराठा राज्य है इसका थोड़ी उदय के बारे में बात कर लेते हैं। छत्रपति जो इस तरह से इसका उदय हुआ, यानी मराठा राज्य के जो न्यू करने वाले हैं शासक, वो कौन है? शिवाजी। और यही शिवाजी क्या है? ये छत्रपति है। शिवाजी है छत्रपति। और शिवाजी के माध्यम से ही यह मराठा राज्य का विस्तार किया गया भारत के अलग अलग क्षेत्रों में। ठीक है, इसके बाद छत्रपति में ऐसे बहुत से शासक हुए जो कि मराठा का विस्तार, जिसमें आपका संभाजी हो जाएगा, राजा राम हो जाएगा। इस तरह के ये जो है छत्रपति वंशावली से निकले। ठीक है, कुछ समय बाद यानी कि 18वीं सदी तक पेशवा जो है, ये जो पेशवा है जो कि सैन्य अधिकारी का पद है, ये इन पर हावी हो जाते हैं और ये मराठा का नेतृत्व करने लगते हैं। मराठा राज्य का ये नेतृत्व करने लगते हैं। अब देखिए ये पेशवों में भी एक महान, यानी कि पेशवा शासक है, यानी पेशवों में भी कुछ ऐसे शासक आते हैं जो कि अपने मराठा का विस्तार करते हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं बालाजी विश्वनाथ। सेकंड क्या है? बालाजी बाजीराव प्रथम है, बालाजी बाजीराव है। चौथा क्या है? माधव राज। यानी कि ये जो शासक हुए ये पेशवा वंश से थे, जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण शासक लगा जाए, जो कि बाजीराव प्रथम और बालाजी बाजीराव जैसे सामने आते हैं। और इन्होंने भी मराठों का जो राज्य है विस्तार करने की पूर्ण कोशिश की है, जिसमें आपका पानीपत का युद्ध जो कि 1761 में देखने को मिल जाता है। और इधर हैदराबाद के निजाम के साथ कुछ संधि कर लेते हैं। ठीक है, और ये कुछ राजपूत का संबंध भी बालाजी और बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में ही देखने को मिलता है। तो यहाँ तक होता है। अब बात करते हैं इतने बड़े साम्राज्य में, तो इतने बड़े साम्राज्य में जो है राज्य का आपस में छोटा छोटा लड़ाइयाँ झगड़े भी होते हैं, छोटे छोटे भागों में बढ़ जाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर बात करें तो मराठा राज्य के जो है आपस में बढ़ना, वो कौन कौन से हैं? इंदौर है, सेकंड क्या है? होलकर भी है। थर्ड क्या है? ग्वालियर है।
नागपुर है, ये जो छोटे छोटे क्षेत्र है ये मराठा साम्राज्य ही है जो कि आपस में एक समय विभक्त हो जाते हैं, और इन्हीं विभक्ति के कारण यानी जब ये आपस में मतलब अलग अलग हो जाते हैं तो इन्हें अलग अलग का फायदा उठाकर अंग्रेज जो है हस्तक्षेप करता है मराठा राज्य में, और जो कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का यानी कि ये जो मराठा युद्ध होता है उसका कारण बनता है ये अलग अलग होना। तब हम बात करेंगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, यानी कि ये जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है यह आपका 1775 से 1782 तक चलता है, ठीक है। यानी कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होने का अगर देखा जाए तो जब माधवराव की मृत्यु हो जाती है 1772 में, तो उनके पुत्र नारायण राव और उनके भाई रघुनाथ राव, माधवराव की मृत्यु 1772 में, ठीक है। इनके पुत्र कौन है? नारायण राव, और इनके भाई कौन है? रघुनाथ राव। देखिए जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो पेशवा पद के लिए ये आपस में संघर्ष करते हैं, लेकिन क्या होता है कि रघुनाथ राव जो है अपनी कूटनीति से नारायण राव की हत्या कर देता है, और नारायण राव की जब हत्या हो जाती है तो इनका जो मतलब कि मृत्यु प्रांत इनका जो बेटा होता है वो पेशवा बनता है। अब ये पेशवा जो है किनके मदद से बनता है? नाना फडणवीस के मदद से, ठीक है। यह नाना फडणवीस के मदद से पेशवा बनता है कौन? नारायण राव का बेटा। अब ये जो नाना फडणवीस है यह वरिष्ठ रणनीतिकार है, ठीक है। अब देखिए जब यानी कि जब मृत्यु उपरांत नारायण राव का बेटा पेशवा बनता है तो इसमें रघुनाथ राव जो है अंग्रेजों के साथ मिल जाता है, ठीक है। अंग्रेजों के साथ मिलता है, रीजन ये है कि अंग्रेजों के मदद से चाहते हैं कि वह पेशवा बन जाए, ठीक है। अब अंग्रेजों के साथ मिलने का मतलब मिलते हैं और वह सूरत की संधि करते हैं, सूरत की संधि जो कि आपका 1775 में होता है। यह किसके संधि होता है? अंग्रेज और रघुनाथ राव के बीच, ठीक है। अंग्रेज और रघुनाथ राव के बीच इसी संधि में क्या होता है कि इस संधि में देखा जाए तो सूरत और बहराइच से जो राजस्व प्राप्त होता था वो अंग्रेजों को दे दिया जाएगा। सूरत और बहराइच से राजस्व का जो भी अधिकार होगा वो अंग्रेज होगा, ठीक है। सेकंड क्या होता है कि सालसेट और बेसी ये जो क्षेत्र है यह अंग्रेजों को दे दिया गया है। बदले में अंग्रेज जो है इनको 2500 का सैनिक दिया, यानी कि 2500 संख्या का एक सैनिक दिया ताकि वो इनकी रक्षा सुरक्षा कर सके। अब देखिए जब रघुनाथ राव अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि कर लिए तो मतलब कि इधर नाना फडणवीस भी जो कि यह इनके नेतृत्वकर्ता में ही नारायण राव का बेटा पेशवा बना था, तो नाना फडणवीस ने 1777 में फ्रांस को यानी कि फ्रांसीसी जो व्यापारी थे उनको पश्चिमी समुद्री तट का एक बंदरगाह सौंप दिए, ठीक है। अब यह जब बंदरगाह सौंप दिया गया तो बंगाल परिषद का मतलब कि जो बंगाल में बैठता ब्रिटिश अधिकारी तो वहाँ पर बंगाल परिषद के तहत ये बंगाल परिषद का यह उल्लंघन हुआ। अभी इसी उल्लंघन का देखते हुए मराठा और अंग्रेजों के बीच संघर्ष होता है, यानी कि युद्ध होता है, जो कि यह प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का यही मेन कारण बनता है। अब देखिए अब ये जो युद्ध होता है अंग्रेज एवं मराठों के बीच, अब देखिए
अंग्रेज और मराठों के बीच जो युद्ध होता है तो मराठों की तरफ से कौन नेतृत्व करता है? सिंधिया, उनके नाम क्या है? महादजी। ठीक है। अब यह जो युद्ध होता है जिसमें मराठा क्या होते हैं? जीत जाते हैं और यह अंग्रेज हार जाता है। जब इसमें अंग्रेज हार जाता है तो 1779 में मराठा एवं अंग्रेजों के बीच एक बड़गांव की संधि होती है। बड़गांव की संधि होती है और इसी बड़गांव के संधि के तहत सूरत और ये साकेत और बेसिन का जो क्षेत्र है यह मराठा अपने अधीन ले लेता है। ठीक है। अब देखिए, जब यह बड़गांव की जब संधि होती है तो वाराणसी एकदम को यह संधि ना पसंद आते हैं, यानी कि इस संधि को मानने से इनकार कर देता है और वारेन हेसिंगटन जो है अब ये जो वारेन हेसिंगटन है इस संधि को मानने से इनकार कर दिया और कर्नल गोडार्ड के नेतृत्व में एक सेना भेजा। कर्नल गोडार्ड के नेतृत्व में एक सेना भेजा ताकि जो मराठा के साथ संघर्ष होगा। और यह कर्नल गोडार्ड जो है यहाँ पे 1779 में अहमदाबाद, ठीक है, और 1718 में बेसी यह फिर से अपने अंदर कर लिया, यानी कि अहमदाबाद और बेसी पर अधिकार कर लिया। ठीक है। और फाइनली अगर देखा जाए तो 1780 में केमे नाम का अधिकारी आते हैं, अंग्रेज अधिकारी। केमे नाम का अंग्रेज अधिकारी है जो कि मराठा की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे सिंधिया में, जो कि यह केमे जो है महादजी को, यानी कि सिंधिया को, महादजी को पूरी तरह से हरा दिया। अच्छा, पूरी तरह से हरा दिया तो अंग्रेज और मराठा के बीच एक संधि होता है जिसे हम सलवाई की संधि कहते हैं। सलवाई की संधि कहते हैं। अब इस सलवाई की संधि में हम देखते हैं कि क्या क्या होता है। यह जो सलवाई की संधि होती है 1782 में होती है और इसी सलवाई के संबंध में जो होता है कि जो जिसका क्षेत्र था, जो यानी कि जो जिसका पहले का क्षेत्र था वो उसको वापस ले लिया गया है। यानी कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो क्षेत्र जो है वापस मिल गया, क्षेत्र जो है वो वापस ले लिया गया। सेकंड जो है इसमें रघुनाथ राव को पेशवा पद बनाने के लिए प्रस्ताव रखा गया। रघुनाथ राव को पेशवा बनाया। और थर्ड क्या है, 20 वर्ष के लिए शांति समझौता। 20 वर्ष के लिए शांति समझौता। और यही जो 20 वर्ष का जो शांति समझौता है, यही जो सलवाई की संधि होती है, यह हम लोग पढ़ते मैसूर युद्ध में, जो कि उस टाइम हैदराबाद का निजाम है या फिर मराठों का और अंग्रेजों का एक साथ होना, यही सलवाई की संधि उस समय दर्शाती है। तो ये है प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध, जो कि हम लोग 1775 से और 82 तक होता है। इसके बारे में हम डिस्कशन किए। अब पढ़ते हैं हम लोग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। देखिए आगे, देखिए अब बात करते हैं हम द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि यह 1803 से 1805 तक चला। अब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का होने का अगर देखा जाए
तो वेलेस्ली के द्वारा, फ्रांसीसी गवर्नर कौन है, ब्रिटिश गवर्नर वेलेस्ली के द्वारा इधर सहायक संधि प्रस्ताव करने का पारित किया जा रहा है, यानी सहायक संधि लाने के लिए बात की जा रही है। और सहायक संधि का प्रस्ताव, यह वेलेस्ली जो है भारत में सहायक संधि का प्रस्ताव ला रहा है। और यह सहायक संधि जो है यह फ्रांसीसियों को काउंटर करने के लिए यह एक रणनीति है, यानी कि वेलेस्ली का मानना है कि सहायक संधि के माध्यम से ही भारत को यानी कि भारत के जो भी रजाएं हैं, जो भी सैनिक की जरूरत पड़ेगी वो अंग्रेजों पर निर्भर करा दी जाएगी सहायक संधि के द्वारा। तो वेलेस्ली जो है सहायक संधि लाने का इधर विचार करता है। और मराठों में देखा जाए तो मराठों में अगर देखा जाए तो बाजीराव द्वितीय पेशवा बने बैठे हैं, बाजीराव सेकंड जो है पेशवा बन बैठे हैं। अब नाना फडणवीस की भी इधर मृत्यु हो गई है आपकी 1800 में, जो कि यह एक वरिष्ठ रणनीतिकार है। यानी कि जब नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाने के बाद यह बाजीराव द्वितीय जो है अपने पेशवा पद को स्थापित तो यानी कि बनाए रखने के लिए यह मराठों के दो क्षेत्र जो कि किसके एक दौलतराव और दूसरा जसवंत, यानी कि दौलतराव और जसवंत जो है आपस में संघर्ष करते हैं पुणे पर अधिकार करने के लिए, वर्चस्व बढ़ाने के लिए। कौन? दौलतराव और जसवंत के बीच, ठीक है, जो कि यह कहाँ के हैं? सिंधिया से है, सिंधिया क्षेत्र के हैं और यह होलकर के। तो इन्हीं का संघर्ष को फायदा उठाकर बाजीराव द्वितीय जो है इनको आपस में संघर्ष का मतलब कि आपस में लड़ाई करवाता है। कौन? बाजीराव द्वितीय। लेकिन क्या होता है कि जब ये आपस में लड़ाई करवाता है तो दौलतराव जो है पुणे पर शासन स्थापित करता है, यानी कि पुणे पर इनका अधिकार हो जाता है, जो जसवंत से जीतकर बाजीराव सेकंड के साथ पुणे पर अधिकार कर लेते हैं। अब ये जो बाजीराव है, बाजीराव जो द्वितीय है होलकर के भाई बिट्ठू जी पर आक्रमण कर देता है और इनकी मृत्यु कर देता है, बिट्ठू जी की हत्या कर देता है। कौन? बाजीराव द्वितीय। और ये बिट्ठू जी जो है जसवंत, यानी कि जसवंत का भाई है। बदले में ये जसवंत भी है, इन्होंने फिर यानी कि इन्होंने जो है पुणे को आक्रमण किया, जो कि अब पुणे है। कौन? बाजीराव द्वितीय। इन्होंने पुणे को आक्रमण किया और पुणे को आक्रमण करने के बाद बाजीराव सेकंड भाग कर कहाँ चला गया? बेसिन। भागकर बेसिन में शरण लिया और बेसिन में शरण लेने के बाद यही जो बाजीराव द्वितीय है अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है, जिसे हम लोग बेसिन की संधि कहते हैं। और बेसिन की संधि के माध्यम से ही 1803 में अंग्रेज जो है यानी कि ब्रिटिश जो है अपने सेना के साथ आते हैं और पुणे में युद्ध करते हैं। और यहाँ पर कौन है? जसवंत, यानी कि पुणे में युद्ध करते हैं और जसवंत को हराकर फिर वापस जाने पर इनको मजबूर कर देते हैं। तो बेसिन की अगर संधि की बात की जाए तो बेसिन की संधि में मुख्यतः हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी बातें हुई है। यानी कि बेसिन की संधि में अगर बात की जाए तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो इसमें हुआ कि पुणे में अंग्रेजी सेना की अंग्रेज सेना की स्वीकृति। ठीक है। सेकंड क्या है? 26 लाख रुपए लिया। कौन? ब्रिटिश। थर्ड क्या है? गुजरात जो है, गुजरात का जो सूरत है वो अंग्रेजों के हाथ में आ गया। ठीक है। तो ये जो संधियां हुई उसके बाद यानी कि 1803 में ब्रिटिश जो है पुणे में आता है और जसवंत को हरा करके इनको वापस करने पर मजबूर कर देता है। तो ये है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। अब हम पढ़ते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। पढ़ते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि आपका 1817 से 1919 तक चला। अब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में क्या है कि वारेन हेस्टिंग्टन आते हैं और वारेन हेस्टिंग्टन अपने अभियानों के तहत
मराठाओं को बार बार युद्ध करते हैं, बार बार आक्रमण करते हैं। इन्हीं ये जो मराठा है, मराठा बार बार इन चीज़ों से आक्रमणों से परेशान होकर एक बार फिर से अंग्रेजों के साथ युद्ध करने के लिए अपना रणनीति बनाते हैं, और रणनीति में जो होता है अंग्रेज जो है इनको पूरी तरह से हरा देते हैं। चाहे वो सिंधिया के हो, चाहे वो होलकर हो, चाहे वो पूना हो, एक साथ मिलकर आक्रमण करने के रणनीति बनाते हैं, फिर भी यह जीत नहीं पाते, हार जाते हैं और फाइनली इस तरह से